काकूज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, उसका एक हम लोग ब्रीफली एक बार बात कर लेते हैं फिर से कि क्या किस किस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हमने डिस्कस किया था कि ये जो है हमारी जो है ये भविष्य में 2027 में जो ये हैं बीवी नागरत्ना, ये जो बीवी नागरत्ना है ये 2027 में फर्स्ट वुमेन सीजीआई बनने के लिए लाइन में है, इन लाइन टू बिकम फर्स्ट वुमेन सीजीआई इन 2027। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग एक देख रहे थे जिसमें हम लोग को आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी में क्या अंतर है। तो संवैधानिक और वैधानिक तो इसका हिंदी टर्म है। और एक चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शुरू से जब जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तो जो जो चीज़ उसमें डाला हुआ था वो सारे प्रोविज़न्स को, सारे चीज़ों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। पर एट द सेम टाइम वो उन चीज़ों को क्या कहेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो ऐड होता रहा, जो कि आज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय नहीं हुआ था, तो उसे कहेंगे स्टैट्यूटरी। ठीक है, उसे वैधानिक तो कहते ही हैं। और ये समय समय पर जोड़ा जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस में ये चल रहा है। तो अच्छा, अगर हम लोग कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजंस है या जो कोई भी है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो स्टैट्यूटरी है उसका क्या है, तो इसका है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, या तो वो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं या तो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, ये दोनों ही उसके सोर्स हैं। और इन दोनों में सुप्रीम कौन सा है, तो सुप्रीम नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और क्योंकि वो हमारे फोर फादर जो हैं उनके द्वारा बनाया गया था। और ये जो स्टैट्यूटरी हैं विल ऑलवेज बी सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनके हमेशा नीचे ही रहेंगे। अब इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो स्टैट्यूटरी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैग, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। ये सारे आर्टिकल्स में मेंशन करके राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। वेयर इज NHRC वॉज एडेड, मतलब वो बाद में भविष्य में ऐड किया गया। तो आप कमेंट करके बताइए NHRC को कौन से साल ऐड किया गया था, कौन एक्ट जो भी एक्ट था उसको कौन से साल ऐड किया गया था ये बताइए। CIC इसका कौन सा साल था ये बताइए। लोकपाल ये कौन से साल ऐड किया गया है ये बताइए। ये है आपका होमवर्क। सेबी का नहीं बताइए। नालसा का तो अभी मैं बता रही हूँ। नालसा क्या है, नालसा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये बहुत फेमस है, इसका फुल फॉर्म इसको तो याद ही रखना है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। ये क्या है, ये वैधानिक है। कैसे वैधानिक है ये तो हम लोग आगे देखेंगे ही। और ये क्यों बनाया गया था, क्या इसका लक्ष्य है, तो ये इसका लक्ष्य है कि निःशुल्क विधिक सहायता देना है किन लोगों को, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के जो पिछड़े तबके के जो पायदान में जो लोग हैं उनके लिए ये फ्री लीगल है। उन लोगों को न्यायिक सुविधा, विधिक सहायता जो है उन लोगों को निःशुल्क मिले, इसलिए ये है। ये कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 39 ऑफ A, यानी कि DPSP का 39A जो है ये प्रोविज़न देता है नालसा का कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका ये जो 39A क्या बोलता है, ये बोलता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस न्याय के लिए सबका एक्सेस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो हो। ठीक है, ये है। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू इसको ऐड किया गया, लेकिन ये कब से फोर्स में आया, तो 1995। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और किन किन को लोगों को मिल सकता है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड के लिए कौन कौन लोग ये है क्वालिफाई करते हैं, तो वो है कोई भी वुमेन हो या चिल्ड्रेन, वो हैं SC ST के लोग, दिव्यांग, पुअर, गरीब, और विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर्स, वायलेंस एटसेट्रा। तो ये सब कुछ लोग हैं जो कि इससे इसका फ्री जो है ये निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि संडे के द हिंदू में दिया हुआ था कि जूल फेस्टिवल। दिस इज़ जूल फेस्टिवल। इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें लकड़ी में एक और लकड़ी के ढेर सारे ये बांधते हैं, और ये एक सिंबल है कि कैसे अंधकार के ऊपर
रोशनी की जीत होती है। तो हिमालयन रीजन जो कश्मीर वाले रीजन है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है जूल फेस्टिवल, तो ये साउथ कश्मीर में मनाया जाता है। जब वहाँ का ठंड ख़त्म होता है और नया हार्वेस्ट होता है आता है, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है जूल फेस्टिवल। ओके, वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जिसका हिंदी टर्म है धर्मनिरपेक्षता। गवर्नमेंट किसी भी धर्म से अलग रहती है। इसका यही है कि कोई भी धर्म से इसका कोई उसका वास्ता नहीं है या ये नहीं है। और साथ में ही सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑल्दो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन वो सबको बराबर एक नज़र से देखेगी। यही है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का प्रिंसिपल। सर्वधर्म संभव, ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक ये है। तो फिर हम लोग अगर ये जाने कि सेकुलर जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कब ऐड हुआ था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। प्रियम्बल क्या है? ये इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी पे हमारी निर्मला सीतारमन ने क्या दिया था। इन्होंने अनाउंस किया था 100 गीगावाट 2047 के तक 2047 तक हम लोग का जो न्यूक्लियर से जो एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग को अभी 100 गीगावाट तक पहुंचाना है, जो कि अभी बहुत कम है। आप लोग को ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में कितना न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी। कमेंट करके इसे ज़रूर बताइए। और फिर हम लोग जब न्यूक्लियर एनर्जी पे बात करें तभी आता है शांति बिल। व्हाट इज शांति बिल? ये है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये क्या करता है? ये रिप्लेस करता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को, और 2010 में जो सिविल लिएबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था उसे भी ये रिप्लेस करता है। और अभी आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल तो हम लोग को पता ही है कि इसे बना दिया गया है। और फिर ये सारे टॉपिक्स को हमने भी बिहार इम्तियाज़ अहमद से हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोग इसको देख लें। और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट को मैं फिर से रीड कर देती हूँ। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे सखाराम गणेश देवस्कर। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग देखें लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे, तो ये थे हमारे बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दास गुप्ता। ओके, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई? तो 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? तो स्वामी सत्यदेव ने दिया था। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक और क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो कामता प्रसाद जी हमारे मुजफ्फरपुर के थे। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो भागलपुर के क्रांतिकारी शाखा के थे ये। ठीक है, और ऐसे ही फिर हमने इसमें भी किया था। हमारा रोज़ का टारगेट होता है कि हम लोग 20 क्वेश्चंस करें क्लास में, तो फिर रिलेटेड ही ऐसे ही यही था। पटना में इससे प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ये था पाटलिपुत्र। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 30 अप्रैल मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड। लेकिन हुआ किनका डेथ? प्रिंगले कैनेडी की पुत्री और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड वेरी इंपॉर्टेंट का अंजाम किसने दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और प्रफुल्ल इसमें यही देता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, जबकि जो ये थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी। और बिहार के क्रांतिकारी नेता को कब 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी? कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। और उसी समय खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु। कालिदास बसु जो थे उनके ये लॉयर थे। अनुशीलन समिति का पटना में जो शाखा था उसको स्थापित किसने किया? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। कहाँ पे? तो BN कॉलेज में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित करने किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया बाल मुकुंद वाजपेयी ने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाकू जो मैंने आपसे पूछा उसका ज़रूर आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग।